हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 8th क्लास सोशल साइंस के सेकेंड चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया। एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है मैनेज करना, किसी कंट्री को या किसी किंगडम राज्य को अच्छे से चलाना। उसके लिए लॉज बनाने पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। तो इस टॉपिक के अंडर हम देखेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड में इंडिया को कैसे गवर्न किया गया, क्या लॉज यहाँ पर बने, डिफरेंट रूलर्स ने क्या पॉलिसीज बनाई, उनका रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम क्या था और इनका यहाँ के लोगों पर, लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर प्रशासन कैसा था। सो द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द सुल्तान। दिल्ली सल्तनत ने जो पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसमें सुल्तान सेंटर में होता था। सारी पावर सुल्तान के पास थी, सारे फैसले सुल्तान ही लेता था। हु पोजेस्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब कंप्लीट पावर, सारी पावर सुल्तान के हाथ में ही थी एज द पॉलिटिकल, भले ही पॉलिटिकल हो, रूल्स बनाने हो, पॉलिसीज बनानी हो। एंड मिलिट्री हेड, मिलिट्री का हेड भी वही होता था। एंड हुज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स। और सुल्तान की क्या ड्यूटीज होती थी उस टाइम के जो कुछ क्रॉनिकल्स हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, उनमें लिखा गया है कि सुल्तान की ड्यूटीज थी डिफेंडिंग द टेरिटरीज ऑफ इस्लाम अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशन। इस्लाम के अंडर जो लैंड है, जो टेरिटरी है, उसको पॉसिबल एग्रेशन से, पॉसिबल अटैक से, एनिमीज दुश्मनों से बचाना। कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, फीस और टैक्स को कलेक्ट करना। कीपिंग इन टच विद पब्लिक अफेयर्स एंड द कंडीशन ऑफ पीपल बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट। पब्लिक अफेयर्स के बारे में जानना मतलब किंगडम में लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है उसका पता उसको होना चाहिए, और उसके लिए वो लोगों से डायरेक्टली मिलता था, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू वो पता लगाता था, किसी और के थ्रू नहीं। द सुल्तान वॉज हाउएवर असिस्टेड बाय काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। हालांकि मंत्रियों की एक काउंसिल होती थी जो उसको असिस्ट करती थी। हु वर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सल्तनत। सल्तनत के अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन मंत्रियों को दिए जाते थे, लेकिन फैसला लेने की सारी पावर किसके पास थी? सुल्तान के पास ही थी, दिल्ली सल्तनत में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की क्या ड्यूटीज थी। पावर तो हमने देख ली, एब्सोल्यूट पावर थी उसके पास, कंप्लीट पावर थी। पॉलिटिकल हो भले ही या फिर मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो वो सुल्तान की आज्ञा के बिना नहीं लिया जा सकता था। बाकी उसकी ड्यूटीज थी टेरिटरी को डिफेंड करना, टैक्स को कलेक्ट करना, फीस को कलेक्ट करना और लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना, लोगों से पर्सनली मिलकर, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द इक्ता सिस्टम। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस दिल्ली सल्तनत का वो था इक्ता सिस्टम। वहां पर इक्ता सिस्टम फॉलो किया जाता था। इन विच, अब इक्ता सिस्टम में क्या होता था? टेरिटरीज वर असाइंड टू नॉबल्स, जिन्हें इक्तेदार कहते थे। जो नॉबल्स मतलब जो कुछ पावरफुल लोग होते थे किंगडम के, उनको कुछ टेरिटरीज दे दी जाती थी। मान लीजिए इतने पार्ट में फैला हुआ है दिल्ली सल्तनत, तो कुछ पार्ट्स अलग अलग नॉबल्स को दे देंगे जिनको इक्तेदार कहेंगे। एक पर्सन मिस्टर एक्स यहाँ के इक्तेदार है, यहाँ के मिस्टर वाई है, यहाँ के मिस्टर जेड है। अब उन इक्तेदार का काम क्या होता था? टू कलेक्ट टैक्सेस। इन जगहों पर जो लोग रह रहे हैं, जो किसान हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। माइनस एक्सपेंसेस, जो भी इनके खर्च हुए हैं यहाँ पर उसको माइनस कर देते थे। एंड वर सपोज टू गो टू सुल्तान ट्रेजरी। और फिर जो भी बचा रेवेन्यू है, बचा हुआ टैक्स है, वो फिर सुल्तान की ट्रेजरी में, उसके खजाने में चला जाता था। दे वर नीडेड इन पर्टिकुलर टू मेंटेन द आर्मी। अब जो कहा गया खर्च माइनस करना है, खर्च इन इक्तेदार्स का मेन किस लिए होता था? क्योंकि सभी अपनी आर्मीज मेंटेन करते थे। द सिस्टम क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। अब क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य पर, इतने दिल्ली सल्तनत के अंडर एक टाइम पर बहुत बड़ा एरिया था, अकेला सुल्तान तो रूल नहीं कर सकता था, तो उसने एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट दे दिया नॉबल्स को, वहाँ के जो लोकल लोग होते थे
जो कि लॉयल होते थे सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति, राजा के प्रति या फिर सुल्तान के प्रति वो वफादार होते थे, उनको वहां का एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स कलेक्ट करने का काम दे दिया जाता था। वो आर्मी भी मेंटेन करते थे। बट देयर पोस्ट, तो ये एक तरह का एक नेटवर्क बन जाता था। बट देयर पोस्ट वर नॉट हेरिडेटरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अभी अगर इक्तेदार है तो उसका बेटा नेक्स्ट इक्तेदार बनेगा। राजा उसको जो सुल्तान है वो उसको चेंज भी कर सकता था। वाइल टैक्सेस वर लेवीड ऑन ट्रेड एट एवरी स्टेज। अब होता क्या था कि जिस भी स्टेज पर ट्रेड होता था, फॉर एग्जाम्पल किसान ने कुछ प्रोड्यूस किया, गेहूं उगाया, तो सबसे पहले उससे टैक्स लिया जाता था। फिर वो जिस पर्सन को बेचेगा, किसी ट्रेडर को बेचकर रेवेन्यू अर्न करेगा, उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। वो ट्रेडर जब उसको मार्केट में जाकर बेचेगा, उससे भी टैक्स लिया जाएगा। हर स्टेज जिस पर ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड करना मतलब खरीद या बेच रहे हैं लोग, हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता था। द बर्डन फेल मोस्ट हेविली ऑन द पीजेंट्री। पीजेंट्स के ऊपर, जो किसान होते थे, टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा उन पर होता था। एंड सम कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स, और उस टाइम के जो कुछ कंटेम्प्रेरी मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस समय के जो कुछ अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब राइटिंग्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उनके अनुसार कंसिडरेबल क्रुएल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। वहां पर रिपोर्ट किया गया है कि काफी क्रुएल्टी भी होती थी। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो बहुत हार्श और क्रूअल मैनर में किया जाता था। अगर कोई पीजेंट किसान टैक्स नहीं पे कर पाया, उसको पनिश किया जाता था, उसकी क्रॉप्स ले ली जाती थी या उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इस तरह के इंस्टेंसेस भी उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये है दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत या फिर किसी कोई भी एक एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो दिल्ली सल्तनत में एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी राजा के पास, सुल्तान के पास। ऐसा नहीं कि सुल्तान ने कुछ जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, नहीं। डिसीजन लेने के सभी पावर्स, कोई भी लॉ बनना है, पॉलिसी बननी है या फिर मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, कहाँ अटैक करना है, कितने सोल्जर्स होने चाहिए, सभी डिसीजंस राजा ही, सुल्तान ही लेता था। और उस समय सुल्तान की ड्यूटीज़ क्या थी? अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना एनिमीज से, टैक्स और फीस कलेक्ट करना, पब्लिक अफेयर्स यानी कि लोगों के साथ टच में रहना, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पर्सनली सुल्तान को मिलना होता था, लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुननी होती थी। हालांकि उसके पास मिनिस्टर्स की एक काउंसिल भी होती थी, मंत्रियों की एक पूरी काउंसिल होती थी जो उसे असिस्ट करते थे, सजेस्ट करते थे, और वो मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते थे। उस समय पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ जाता है एमसीक्यू में, दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता में क्या होता है कि नॉबल्स, जो कुछ रिच या फिर पावरफुल लोग होते थे, उनको इक्तेदार बना दिया जाता था, कुछ ज़मीन दे दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत क्योंकि बहुत बड़ी थी, ये ज़मीन किसी इक्तेदार को दे दी, उसका हक था कि वो इस ज़मीन पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, जो खर्च है, खर्च मेनली किस चीज़ में होता था? वहाँ पर आर्मी मेंटेन करने में। हर इक्तेदार के पास कुछ सोल्जर्स, कुछ आर्मी मेंटेन करने की एक तरह से पावर भी थी। आर्मी मेंटेन करने में जो भी खर्च आया, उस खर्च को वो माइनस करके जो बचता था वो सुल्तान की ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देता था। और एक और बहुत बड़ी चीज़ कि ये जो इक्तेदार की पोजीशन थी, ये हेरिडेटरी नहीं थी। ऐसा नहीं कि इक्तेदार का बेटा ही इक्तेदार बनेगा, कोई और भी हो सकता था। हर टैक्स सिस्टम बहुत हार्श था उस टाइम का। हर स्टेज पर जब भी ट्रेडिंग होती थी, चीज़ें खरीदी बेची जाती थी, हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता था और सबसे ज़्यादा बर्डन टैक्स का पड़ता था किसानों पर। उस समय के अकाउंट ये भी बताते हैं कि बहुत क्रूअल तरीके से टैक्स को इकट्ठा किया जाता था। चलिए अब बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में। एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, अकबर रीऑर्गेनाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब जो अकबर है वो चाहता था कि बहुत इफेक्टिव तरीके से और स्ट्रॉन्गर तरीके से वो रूल करे, कंट्रोल उसका बहुत अच्छा हो। तो जो मुगल एम्पायर में पहले एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जिस तरह के रूल्स थे, जैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, अकबर ने उस पूरे को रीऑर्गेनाइज किया, फिर से ऑर्गेनाइज किया। द डिमांड टुक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम थे, टैक्स इकट्ठा करना, जो भी पैसे है उनका रिकॉर्ड रखना, उसका रिकॉर्ड रखता था दीवान। मीर बख्शी लुक आफ्टर करता था, ध्यान रखता था जितने भी मिलिट्री मैटर्स हैं,
उन सब का इंचार्ज था, मीर बख्शी बना दिया जाता था एक पर्सन को। फिर खाने सामा वॉज द इंचार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जितना भी व्यापार से संबंधित काम है, लोगों के लिए जो काम करना है, इंडस्ट्री से संबंधित या एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड जो भी काम है, उनका ध्यान रखता था खाने सामा, बिसाइड्स द रॉयल हाउस होल्ड। और इसी के साथ साथ रॉयल हाउस होल्ड, जो शाही घराना था, महल का जो सामान आएगा, स्टाफ कैसा होगा, इन सब का ध्यान रखता था खाने सामा। ये अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल ऑपोजिट है। दिल्ली सल्तनत में कोई भी पावर सुल्तान ने किसी को भी नहीं दी थी, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, कंप्लीट पावर थी। लेकिन यहाँ पर अकबर ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सारे डिसीजन वो नहीं लेगा, फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो दीवान लेगा, मिलिट्री मैटर्स पर डिसीजन मीर बख्शी लेगा, वो जो अकबर है उसकी सलाह से लेगा, बट ये पावर मीर बख्शी के पास थी। फिर पब्लिक से के वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, किस तरह से ट्रेडिंग होगी, कितना टैक्स लगेगा, कहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, खेती कैसे होगी, कितना टैक्स फार्मर्स से लिया जाएगा, और इसी के साथ साथ रॉयल हाउस होल्ड का जो भी काम था वो खाने सामा संभालता था। द सद्र वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर। जितने भी न्याय से संबंधित कोई मैटर है, रिलीजन से, धर्म से संबंधित मैटर है, एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी मैटर्स होते थे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सद्र की। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, सद्र। देन मीर बख्शी मिलिट्री के अफेयर्स को संभालते थे, दीवान फाइनेंस के लिए, खाने सामा पब्लिक वर्क, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और रॉयल हाउस होल्ड्स के लिए। सच मिनिस्टर्स वर असाइंड टू ईच ऑफ द एम्पायर्स 12 प्रोविंसेस। पूरे एम्पायर को 12 प्रोविंसेस, जिनको सूबा बोलते थे, 12 सूबों में बांटा गया था। अकबर के टाइम पर भी जो मुगल एम्पायर था, हमें पता है बहुत दूर तक फैला हुआ था, तो पूरे एम्पायर को 12 सूबों में बांटा गया था। और हर सूबे में इस तरह के मिनिस्टर्स होते थे, हर सूबे का दीवान होता था, हर सूबे में मीर बख्शी होता था, वहां पर खाने सामा होता था, और वहां पर एक सद्र होता था, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड। और ये जो 12 प्रोविंसेस हैं, इनको फिर से आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विद इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस इन्फोर्स्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कोई भी पावर का मिसयूज ना करे, उसके लिए चेक्स और बैलेंसेस होते थे। मतलब जो मिनिस्टर्स हैं एक दूसरे के काम को मॉनिटर करते रहते थे, ध्यान देते थे कि कोई भी उनके पास जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल ना करे। एट द विलेज लेवल, और विलेज लेवल पर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, पहले से, क्योंकि गांव के लोग खुद के ही उनके रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्न करते हैं, तो वो जो एक उनका गांव का पुराना स्ट्रक्चर था, इट कंटिन्यूड मोर और लेस अनडिस्टर्ब। उसको डिस्टर्ब नहीं किया अकबर ने, वो कंटिन्यू रहने दिया। ओके, तो अकबर के टाइम पर अकबर ने पूरे अपने साम्राज्य को 12 प्रोविंसेस में एक तरह से डिवाइड कर दिया, 12 सूबों में। उन सूबों को फिर से फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन हर सूबे के अपने मिनिस्टर्स होते थे। वहां पर एक फाइनेंस मिनिस्टर होता था, दीवान जिसको कहते थे, एक मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड मिनिस्टर होता था मीर बख्शी, एक पब्लिक अफेयर्स के लिए खाने सामा होता था, फिर एक जस्टिस के लिए सद्र होता था। और गांव में जो पहले से चला आ रहा सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम था, वो कंटिन्यू रहा, जारी रहा। अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द मनसबदारी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इंपॉर्टेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी में क्या होता था, जैसे कि अबुल फजल ने रिकॉर्ड किया है आईने अकबरी में, आईने अकबरी में डिस्क्राइब किया गया है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसमें लिखा गया है मनसबदार्स, मनसबदार मतलब ऑफिसर्स, अकॉर्डिंग टू देयर मनसब, रैंक। हर मनसबदार का अपना मनसब मतलब रैंक होता था, रैंक के अकॉर्डिंग वो उनके मनसबदारी की अलग अलग एक डिफरेंट पावर्स होती थी, डिफरेंट सैलरीज होती थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स एज वेल एज ट्रूप्स फॉर द स्टेट। तो सभी मनसबदार्स को उनकी मनसब रैंक के अकॉर्डिंग जो एक एग्जैक्ट नंबर था बताया गया था, अगर आपका ये मनसब है, ये रैंक है, तो आपको इतने एलिफेंट्स, इतने हॉर्सेस, इतने घोड़े रखने हैं, इतने हाथी, इतने कैमल, ऊंट रखने हैं, और इतने ट्रूप मतलब इतने सोल्जर्स आपको मेंटेन करने हैं फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए। मतलब आप मेंटेन करके रखेंगे आर्मी को,
जब भी एम्परर को ज़रूरत होगी, बादशाह अकबर को ज़रूरत होगी, स्टेट के लिए कहीं लड़ना होगा स्पेशली वॉर्स में, तो आप सबको बुला लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो जितने आप एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, ट्रूप्स रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग दरबार में आपकी रैंक होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दिस मेड इट पॉसिबल टू असेंबल एन आर्मी एट अ शॉर्ट नोटिस विदाउट हैविंग टू मेंटेन अ परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी। तो बादशाह अकबर ने दिमाग लगाया कि एक परमानेंट बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करने से अच्छा है कि इस तरह के मनसबदार्स बना दो जो अपनी अपनी आर्मी को मेंटेन करेंगे, और इससे आसान भी हो जाएगा शॉर्ट नोटिस पर जब भी कहीं अटैक करना हो, या फिर अगर आपके किंगडम पर, राज्य पर अटैक हुआ है तो शॉर्ट नोटिस पर सभी मनसबदार्स को बुला लिया जाता था और आर्मी को असेंबल कर लिया जाता था, इकट्ठा कर लिया जाता था। एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस वर कैरीड आउट टू इंश्योर कंप्लायंस। रेगुलर इंस्पेक्शंस भी होते रहते थे, बार बार जांच होती रहती थी कि जो रूल्स बनाए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सभी मनसबदार्स उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्या उतने घोड़े, उतने हाथी, उतने ट्रूप्स उन्होंने रखे हैं या नहीं। मनसबदार्स वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइंड लैंड, जिसको जागीर कहते थे। मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी, जो फिक्स की जाती थी, बेसिकली वो उनको लैंड की फॉर्म में मिलती थी। जितना बड़ा आपका ओहदा होगा, जितनी बड़ी आपकी रैंक होगी, उतनी ही ज़्यादा ज़मीन आपको मिलेगी। वो ज़मीन आपकी हो गई, आप उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वर देयरफॉर नोन एज जागीरदार्स। तो इसीलिए, क्योंकि जागीर उनको दी जाती थी सैलरी की फॉर्म में, तो इसीलिए मनसबदार्स को जागीरदार्स भी कहते थे। ओके, ये होपफुली ये जो मनसबदारी सिस्टम है समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है। आईने अकबरी में उन्होंने बताया है कि अकबर के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो अकबर ने कुछ मनसबदार्स बना दिए थे, ऑफिसर्स बना दिए थे, जिनके अलग अलग मनसब होते थे। जितना बड़ा मनसब, जितनी बड़ी आपकी रैंक, उतने ही ज़्यादा एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल और ट्रूप्स आपको मेंटेन करने होते थे राजा के लिए। आपको सैलरी दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा बड़ा मनसब है, ज़्यादा बड़ी रैंक है, तो ज़्यादा लैंड दी जाएगी। वो लैंड आपकी हो गई, आप उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लैंड को जागीर कहते थे, तो इसीलिए मनसबदार्स को जागीरदार भी कहते थे। और फिर रेगुलरली उनको इंस्पेक्ट भी किया जाता था, इंस्पेक्शन भी होता था, ये देखने के लिए कि वो रूल से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डिस्पाइट अकबर्स ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ्स, हमें पता है कि बाद में जो अकबर है वो सभी धर्मों के प्रति ज़्यादा टॉलरेंट हो गए थे, सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी नॉन मुस्लिम्स वर केप्ट इन अ माइनॉरिटी इन द हायर एशेलॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर रैंक्स होती थी उन पर नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में ही थे, हमेशा बहुत कम रहे नंबर्स में। सरकार में, गवर्नमेंट में नॉन मुस्लिम लोगों को बहुत कम पोस्ट दी गई, जबकि जो अकबर थे वो सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट हो गए थे, सभी धर्मों का सम्मान करने लगे थे। फॉर इंस्टेंस, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, द टोटल परसेंटेज ऑफ नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार जो चलाते हैं लोग, उसमें जो टोटल नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स थे रेयरली एक्सीडेड 1/3 ऑफ द टोटल। हद मुश्किल से ही कभी वो टोटल का 1/3 हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, 90 ऑफिसर्स हैं, तो उनमें से कभी ही ऐसा हुआ कि वो 30 हो पाए, 1/3 हुए, वॉज ऑफन मच लेस। और अक्सर वो 1/3 से बहुत कम होते थे, 10, 9, 8 इस तरह से रहते थे। अगर आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 100 हम देखें, मुश्किल से ही कभी 1/3 से एक्सीड कर पाए, उससे ज़्यादा हो पाए। अक्सर हमेशा 1/3 से बहुत कम वो रहे जो नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स हैं अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन में। इवन अमंग मुस्लिम ऑफिशियल्स, और बाकी जो इवन मुस्लिम ऑफिशियल्स थे उसमें भी दोज ऑफ फॉरेन ऑरिजिन वर जनरली फेवर्ड ओवर दोज ऑफ हिंदू ऑरिजिन, इंडियन ऑरिजिन, सॉरी, इंडियन ऑरिजिन के मुस्लिम्स, जो हमारे भारत के मुस्लिम्स थे, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फॉरेन ऑरिजिन के मुस्लिम्स को दी जाती थी। कोई सेंट्रल एशिया से, पर्शिया से जो मुस्लिम्स आते थे, अकबर उनको ज़्यादा फेवर करते थे। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। अगर हम मुस्लिम्स के केस में भी देखें, ये मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग है, छोटी सी पेंटिंग है अबुल फजल की, सीटेड ऑन टेरिस विद हिज कंप्लीटेड क्रॉनिकल्स बिफोर हिम। अबुल फजल जो भी होंगे इनमें से, वो उनके सामने जितने भी क्रॉनिकल्स, उनके जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं वो उनके सामने रखे हुए हैं, और ऊपर टेरेस पर, छत पर वो बैठे हुए हैं।
टोडरमल अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। ही इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम था एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही मेड डिटेल्ड सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड्स, सबसे पहले जितनी भी फसल होती है उसका डिटेल में सर्वे उन्होंने किया, एंड प्राइजेस, और कितनी क्रॉप होती है इस लैंड पर, क्या उसके प्राइजेस हैं, सब उन्होंने देख लिए। एंड देन डिटरमाइंड प्राइजेस फॉर ईच क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हर क्रॉप के, हर फसल का प्राइस उन्होंने डिटरमाइन किया। पहले उन्होंने जाकर ये सर्वे कराया कि जो लैंड है उस पर कितनी फसल होती है, क्रॉप यील्ड कितना है, क्या उसके प्राइस है, मतलब वो मार्केट में किस रेट पर बिकती है। उसके बाद उन्होंने एक फेयर प्राइस, ओवर प्राइस ना चार्ज करे जो किसान है या फिर कोई उनसे सस्ते दाम पर ना ले, एक फेयर प्राइस, और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स उन्होंने डिटरमाइन किया, टैक्स बताया सभी क्रॉप्स के लिए। ही ऑल्सो इनिशिएटेड अ सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ द लैंड इन द एंटायर एम्पायर, पूरे अपने एम्पायर में, पूरे मुगल एम्पायर में उन्होंने लैंड का सिस्टम से एक सर्वे करवाया, विच बूस्टेड रेवेन्यू कलेक्शन, जिससे मुगल एम्पायर में रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बूस्ट हुआ, बहुत बढ़ा, एंड स्ट्रेंथन द स्टेट एपरेटस, और जो पूरा स्टेट का सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और बेटर हो गया और स्ट्रेंथन उसने किया। यानी कि यहाँ पर भी अकबर ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया टैक्स कलेक्शन का, वो भी दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल ऑपोजिट ही था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कुछ क्रूएल्टी के इंस्टेंसेस भी सामने आए हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने में। इख्तेदार को लैंड दे दी जाती थी, अब वो कितना भी टैक्स कलेक्ट करे लोगों से, पीजेंट्स को स्पेशली बहुत हार्श और बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसा कुछ अकबर के टाइम पर नहीं देखने को मिला। पूरा जो टैक्स है, क्या प्राइस होंगे, कितना टैक्स होगा, वो सेंटर से, यानी कि जो अकबर के खुद के फाइनेंस मिनिस्टर है टोडरमल, वो डिसाइड करते थे, और उतना ही फिर जो वहाँ के जागीरदार्स होते थे वो फिर उनसे कलेक्ट करते थे। ओके, अब दो के ही वी विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफ मराठास इन द नेक्स्ट चैप्टर। मराठास के टाइम पर क्या कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं लोगों के जीवन के बारे में, पीपल्स लाइव्स। So despite shifting political powers between 13 and 17 centuries, 13 से 17 सेंचुरी तक हमने देखा कितनी बार पावर्स चेंज होती रही। कभी कोई एम्पायर आया, कभी उसका फॉल हुआ, उसका पतन हुआ, दूसरा एम्पायर आया, कोई एरिया कभी किसी रूलर्स के अंडर था। तो इतने पॉलिटिकल पावर्स में शिफ्ट होने के बाद, पॉलिटिकल पावर्स इतनी चेंज होने के बाद भी इंडिया विटनेस्ड वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उस टाइम पर भी बहुत एक्टिव थी, बहुत स्ट्रांग थी, थैंक्स टू इट्स एग्रेरियन फाउंडेशंस। अब इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? यहाँ का जो एक तरह से फार्मिंग का बेस है, एग्रेरियन फाउंडेशन है। थ्राइविंग आर्टिसनल इंडस्ट्रीज, आर्ट और क्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी थ्राइव कर रही थी पूरे टाइम पर, वो भी ग्रो कर रही थी। कम्युनिटी बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, टेम्पल सपोर्ट करते थे कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमीज को, कम्युनिटी थी डिफरेंट। पहले के जब कुछ चैप्टर्स में आगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेम्पल सिर्फ उस टाइम पर रिलीजियस प्लेसेस नहीं थे, जैसे टेम्पल्स में, मंदिरों में आजकल आप सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं। टेम्पल्स उस टाइम पर सेंटर हुआ करते थे इकोनॉमी का। फर्दर आई थिंक 9th या 10th क्लास में पूरा चैप्टर ही है इसके बारे में। टेम्पल्स को जो किंग्स या रिच लोग थे वो लैंड देते थे, ग्रेन्स देते थे टेम्पल्स में, के आसपास प्रीस्ट्स रहते थे, आर्टिसंस रहते थे। पुराने टेम्पल्स भी अगर आप देखें बहुत आर्टिस्टिक काम उनमें आपको देखने को मिलेगा, डांसर्स थे वहाँ पर, म्यूजिशियंस थे, टीचर्स काम करते थे। तो टेम्पल जहाँ पर है उसको सेंटर लेकर चारों तरफ बहुत सारे लोग बसे हुए थे। तो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी थी यहाँ पर, कम्युनिटी साथ में रहती थी, डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, और बहुत दूर तक फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क भी था, लोग ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। तो इन सब की वजह से भले ही पॉलिटिकल शिफ्ट होता रहा, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रही और स्ट्रांग होती रही। इसका पूरा श्रेय हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर यानी कि किसानों को जाता है, आर्टिसंस को जाता है जो आर्टिस्ट थे, कम्युनिटी बेस्ड जो इकोनॉमी है या फिर टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी जो ग्रो हुई, और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स को, ट्रेडर्स को। बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। अब इंडिया का जो इकोनॉमिक या फिर सोशल सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, मतलब एक तरह से एक सेंटर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था,
लोकली लोग मैनेज करते थे, कैसी सोशल लाइफ होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होगी, सच एज जैसे कि गिल्ड्स होते थे, श्रेणीज होती थी, डिफरेंट जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके अपने ग्रुप होते थे, वीवर्स के ग्रुप होते थे, जातीज होती थी, जाति मतलब प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज, एक काम को करने वाले जो लोग हैं जैसे फार्मर्स हैं उनकी अलग से एक जाति होगी, मर्चेंट्स की अलग से जाति होती थी। एंड द सिस्टम फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए लोन अगर देना है ट्रेडिंग के लिए या लोन लेना है फार्मिंग के लिए, उसका एक अलग से सिस्टम था। द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड वन ऑफ द वेल्दिएस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में वेल्दिएस्ट, सबसे ज्यादा धनवान क्षेत्रों में से एक रहा है हमेशा से ही। इसका रीजन क्या था? क्योंकि जितने भी यहाँ की इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन थी उसको कोई एक सेंटर नहीं मैनेज कर रहा था, लोग आपस में ही मैनेज करते थे। लोगों की अपनी गिल्ड्स होती थी, वहीं पर वो एक दूसरे को जहां पर जरूरत है उनको क्रेडिट लोन दे देते थे लोकली ही। गांव में अगर किसी को जरूरत है, कोई वेल्दी पर्सन है, उससे लोन ले लिया। जाति होती थी, जाति मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के जाति के लोग नहीं, वो प्रोफेशनल पर बेस्ड होते थे। जो आपको प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वही आपकी जाति होगी। किसानों की अलग जाति है, जो काम करने वाले हैं सुनार है उनकी अलग से अपनी एक जाति है। तो ये सिस्टम इंडिया में चलता रहा, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा वेल्दिएस्ट रीजन रहा वर्ल्ड का। भले ही कितने भी लड़ाइयां होती रही, पावर चेंज होती रही, किंग्स बदलते रहे, पूरी डायनेस्टीज बदलती रही, लेकिन इकोनॉमी फिर भी ग्रो करती रही। द सल्तनत पीरियड सॉ सम प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कुछ प्रोग्रेस हुई, स्पेशली रोड्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सल्तनत ने बहुत सारी रोड्स बनवाई, ब्रिजेस बने, पुल बने, अ फ्यू कैनाल्स, कुछ नहरें बनी, एंड अदर इरिगेशन वर्क। खेती में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए कुछ दूसरे काम भी सल्तनत ने किए। अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज, कुछ नए शहर भी क्रिएट हुए, ऑल ऑफ विच एक्सपैंडेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ये सभी चीजें काफी हद तक एक्सपैंड हुई। कॉइन्स इन सेवरल मेटल्स एंड डिनोमिनेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड एज करेंसी। डिफरेंट मेटल्स के, जैसे कॉपर के कॉइन्स होते थे, फिर सिल्वर कॉइन्स होते थे, अलग अलग मेटल के, और डिफरेंट डिनोमिनेशन के। डिनोमिनेशन जैसे आजकल करेंसी है, 1 रुपए का कॉइन होता है, 2 का है, 5 का है, ये डिनोमिनेशन है उनकी 1 to 5। तो इसी तरह से डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, मतलब उस कॉइन की क्या वैल्यू है, बेसिकली वो डिनोमिनेशन होता है। एज करेंसी उनको इंट्रोड्यूस किया गया। द मुगल विल यूज अ डिफरेंट सिस्टम। मुगल्स आप देखेंगे बाद में एक अलग सिस्टम यूज करेंगे विद रुपया ऑफ सिल्वर एंड दाम ऑफ कॉपर। कॉपर का जो सिक्का होता था उसको दाम कहा जाता था, सिल्वर चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। एक पिक्चर आपको गिवन है, उस टाइम पर एक पर्शियन व्हील को देखिए किस तरह से यूज किया जाता था। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, कुओं से पानी निकालने के लिए इनको यूज करते थे, या टैंक से टू इरिगेट फील्ड्स, जिससे कि खेतों को इरिगेट किया जा सके। एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर मेन स्टे यानी कि मेन सपोर्ट, आप इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन उसको कह सकते हैं। एग्रीकल्चर, खेती, इसने इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। ज्यादातर लोग फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट थे उनके लाइवलीहुड के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ रूलर्स रिलाई ऑन एग्रेरियन रेवेन्यू टू मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। हम ये भी देख चुके हैं किस तरह से सभी रूलर्स जितने भी रहे वो मेनली एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आता था, किसान जो उनको टैक्स देते थे, उस पर वो ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मिलिट्री के लिए। टिपिकली एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू एट 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। टिपिकली होता क्या था, जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी लैंड पर आपने जो भी आपकी फसल हुई है उसका 1/5 आपको एज रेवेन्यू देना पड़ता था। ये टिपिकली जनरली 1/5 रहा, दो सम ऑफ द सुल्तान्स रेज्ड इट एज हाई एज 1/2। हालांकि कुछ सुल्तान्स ने तो इतना बढ़ा दिया कि किसान जितना भी कमा रहा है, जितनी भी उसकी फसल हो रही है, उसका आधा कई बार उसको सुल्तान को देना पड़ता था। द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पहले मेनली इरिगेशन के लिए किसान बारिश पर निर्भर होते थे, बाद में इरिगेशन सिस्टम जैसे ही एक्सपैंड हुआ, इंप्रूव हुआ, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा भी, पर्शियन व्हील को यूज किया जाने लगा वेल से पानी निकालकर इरिगेट करने के लिए फील्ड्स को। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स। कई सारी क्रॉप्स किसान उगा पाते थे, इंक्लूडिंग बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। उसमें कुछ फूड आइटम्स भी थे जैसे कि राइस, गेहूं, वीट, चावल, बार्ले, जौ, देन पल्सेस, दालें, शुगर केन, गन्ना, स्पाइसेस, अलग अलग मसाले,
ये कुछ फूड आइटम्स थे। नॉन फूड में कॉटन, कपास वो उगा लेते थे। विच फेड अ थ्राइविंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जो कि फीड करती थी उस टाइम पर, थ्राइव करती हुई, बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। कपड़ा बनता था कॉटन से, कपास से, सिल्क, वुल, ऊन, डाई, टिम्बर, जूट। ओके, तो जैसे जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज और अच्छी हुई तो किसान बहुत सारे मल्टीपल फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स भी वो उगाने लगे। लेट अस नोट दैट एग्रीकल्चर आउटपुट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पीरियड टू पीरियड। हमेशा ऐसा नहीं सभी रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा ही हो रहा था या सभी पीरियड में, ये वैरी करता है, अलग अलग होता है। कुछ रीजन में अच्छा था, कुछ में बहुत सारे फैमिन्स भी आए, अकाल पड़ गया। कुछ पीरियड में जहाँ पर सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट है उसने अच्छा काम किया, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ उस टाइम पीरियड में, कुछ में कम रहा। द पीजेंट्री सफर्ड सेवरल सीवियर फैमिन्स इन दिस पीरियड। इस पीरियड में किसानों को बहुत सीवियर अकाल का भी सामना करना पड़ा, जब बिल्कुल पानी नहीं था, बारिश नहीं थी, खाना नहीं था। विद रिलीफ डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर रूलर्स बेनेवलेंस। कितना उनको रिलीफ मिलेगा, टैक्स में कुछ कटौती होगी या नहीं, वो डिपेंड करता था रूलर के बेनेवलेंस पर। रूलर कितना काइंड है, कितना जनरस है, उसकी उदारता पर। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स कपड़ों के अलावा क्राफ्ट्स पीपल मेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जो कारीगर थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, उन्होंने बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। फ्रॉम वेपन्स टू यूटेंसिल्स, हथियारों से लेकर बर्तनों तक, टू ऑर्नामेंट्स, उससे ऑर्नामेंट्स गहनों तक, और ज्वेलरी आइटम्स तक। ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे इयररिंग्स हैं या फिर बैंगल्स हैं, जो बेसिकली सजावट की चीज़ें होती है, उससे लेकर ज्वेलरी तक। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही थी। क्राफ्ट पर्सन और भी बहुत तरह की चीज़ें बना रहे थे, डिफरेंट वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी। शिप बिल्डिंग, शिप्स बनाने, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो भी इस टाइम पर कंसिडरेबली काफ़ी हद तक डेवलप हुई। शिप बिल्डिंग जो कि बहुत एसेंशियल था रिवर और ओवरसीज ट्रेड के लिए। रिवर के थ्रू, नदियों से जो व्यापार होता था, या फिर ओवरसीज समुद्री व्यापार के लिए शिप बिल्डिंग डेवलप हुई कंसिडरेबली इन 2 सेंचुरीज, उन कई 100 सालों में। इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवर साइड टाउन्स। इंडिया की जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों में भेजा जाता था। जो कोस्टल टाउन्स थे, कोस्ट मतलब जो समुद्री तट पर स्थित कुछ शहर है, या फिर रिवर साइड पर जो टाउन्स थे, जैसे कि कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली। ये कुछ हमारे कोस्टल और रिवर साइड टाउन्स के नाम दिए, जहां से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों में भेजा जाता था। इंडिया इंपोर्टेड मच लेस दैन इट एक्सपोर्टेड। इंडिया में इंपोर्ट, बाहर से जो चीज़ें आती थी दूसरे देशों से, वो बहुत कम थी। हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। इंडिया की जो चीज़ें थी बाहर के मार्केट में, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड सिल्क। किन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते थे बाहर से? सिल्क को, हॉर्सेस को, घोड़ों को, डिफरेंट मेटल्स को, एंड ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी गुड्स, कुछ लग्जरी गुड्स को। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया जो कि अभी ईरान है, और सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स। वहाँ के मर्चेंट्स आकर, व्यापारी आकर, अरब से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया के पोर्ट्स, जो बंदरगाह है जहाँ से सामान जाता है, वहीं पर सेटल हो गए, वहीं पर रहने लगे, कंट्रीब्यूटिंग टू द बस्लिंग ट्रेड एक्टिविटी। जिसने कंट्रीब्यूट किया ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इसको और ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा बिजी बनाने में, मतलब और ज़्यादा ट्रेडिंग अभी होने लगी और ज़्यादा चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करने लगे। A hundi system also enabled merchants to transfer fund across political boundaries without physically transporting currency, making them less vulnerable to plunder. तो एक हुंडी सिस्टम इस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया मर्चेंट्स ने, क्योंकि पहले उन्हें अगर ट्रेडिंग के लिए जाना है, सामान खरीदने जाना है, तो बहुत सारा पैसा लेकर जाना पड़ता था, जिसमें रास्ते में लूटपाट के बहुत चांसेस रहते थे। तो हुंडी सिस्टम आप उस टाइम का एक तरह से क्रेडिट सिस्टम मान सकते हैं। जैसे आजकल चेक्स चलते हैं, तो ऐसे ही एक नोट होता था, हुंडी, एक रिसीट होती थी जिसको हुंडी कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्चेंट को ट्रेडिंग के लिए जाना है बंगाल में। अब वो ओरिजिनली जिस भी प्लेस से है, वहाँ के बैंकर को या फिर किसी एजेंट को एक हुंडी वो दे देगा। देखो, हुंडी वैसे बहुत बाद तक भी चला। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसा होता था हुंडी नोट, हुंडी ऑफ ये है ₹2500 का। तो मान लीजिए दिल्ली का मर्चेंट है, उसे बंगाल जाना है ट्रेडिंग के लिए, सिल्क और कॉटन लेने वो वहाँ पर जा रहा है।
तो उसे 2500 रुपीज़ कैरी नहीं करने हैं। वो दिल्ली के किसी बैंक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बैंक्स नहीं थे वैसे उस टाइम पर, एजेंट्स होते थे मेनली, एजेंट्स जो इंडिया में और एशियन कंट्रीज़ में काम करते थे, जहाँ से हमारी ट्रेडिंग होती थी अरब में, पर्शिया में, तो वो वहाँ पर जाके 2500 रुपीज़ देगा उस एजेंट को, ऐसी एक हुंडी बनवा लेगा। जैसे उसने 12 अप्रैल को ये हुंडी बनवाई और कहा कि 10 जुलाई तक ये आपको पे करना है वहाँ पर जो बंगाल में मर्चेंट है उसको, और ये हो गया उस एजेंट का नाम, उस एजेंट की या फिर उस कंपनी की एक ब्रांच बंगाल में भी होगी। अब वो पर्सन जाएगा, कोई मिस्टर एक्स है दिल्ली का, उसने हुंडी बनवा ली एजेंट के थ्रू, अब वो जाएगा वहाँ पर बंगाल में, वहाँ से अपना सामान ले आएगा, कोई भी मनी उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में कोई लूट कर लेकर उसको चला जाए। वहाँ से जो भी सामान उसका है वो लेकर आ जाएगा, और वहाँ पर जो इस कंपनी की ब्रांच है, जो दूसरा एजेंट है, वो इसके बेसिस पर जिससे उसने सामान लिया है उसको 2500 रुपीज़ पे कर देगा। तो इस हुंडी सिस्टम ने मर्चेंट्स की वजह से मर्चेंट्स ट्रांसफर कर पाए फंड्स को अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डिफरेंट स्टेट्स के अक्रॉस, कंट्रीज के अक्रॉस भी, विदाउट फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग करेंसी। उन्हें करेंसी को अब ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, जिससे कि अभी वो लेस वनरेबल थे प्लंडर के, लूटपाट के चांसेस अब कम हो गए। ट्रेड कम्युनिटीज सच एज द मारवाड़ी, इंडिया में कुछ ट्रेड कम्युनिटीज थी, कुछ कम्युनिटीज जो ट्रेडिंग करती थी, व्यापार करती थी, जैसे कि मारवाड़ी। they became adept at operating across different political regimes, different political बाउंड्रीज के अक्रॉस ट्रेड करने में वो अडेप्ट हो गए थे, स्किल्ड हो गए थे। डेवलपिंग पैरेलल सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड ट्रस्ट दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स, और इन्होंने क्रेडिट का एक उधार में सामान लेने का या देने का एक ऐसा पैरेलल सिस्टम डेवलप कर लिया था जो ट्रस्ट पर बेस था ऑब्वियसली, जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा था ऑफिशियल स्ट्रक्चर से। कहने का मतलब है कुछ जो ट्रेड कम्युनिटीज थी जैसे मारवाड़ीज इंडिया में, ये इतना ज़्यादा ट्रेड करते थे, इवन दूसरी जो पॉलिटिकल एरियाज है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक इंडिया के जिस पार्ट में रह रहे हैं मारवाड़ीज, वहाँ पर राजपूत्स रूल कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में जहाँ पर इन्हें ट्रेडिंग करनी है वहाँ पर अहोम्स का रूल है, तो वहाँ तक दूसरे एक ऐसा एरिया जहाँ पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही दूसरा है, वहाँ पर भी वो ट्रेड करते थे। और एक ऐसा क्रेडिट का, मनी लेंडिंग का, लोन का सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया था जो कि ट्रस्ट पर बेस्ड था पूरे तरीके से, जिसमें इनके खुद के रूल्स होते थे और ये किसी भी गवर्नमेंट या किसी ऑफिशियल बैंकिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं थे, खुद का बैंकिंग स्ट्रक्चर था वो इनका। ये हुंडी सिस्टम के बारे में बताया गया। हुंडी सिस्टम एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती थी टू मेक पेमेंट टू एन इंडिविजुअल, हमने देख भी लिया अभी। रिटर्न में लिखा जाता था कि फला इंडिविजुअल को इतने रुपए आपको देने हैं। इट कुड बी कैरीड अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर्स, हुंडी पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस भी काम करता था। इनेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विदाउट द नीड टू कैरी करेंसी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती थी, आप पे कर सकते थे बिना करेंसी को कैरी किए। आप प्रीकर्सर टू मॉडर्न बैंकिंग, जैसे आजकल भी मॉडर्न बैंकिंग में भी यही होता है, आप हर जगह पैसे लेकर नहीं जाते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, चेक्स के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, तो इसी का ही शुरुआती रूप था ये। These system worked across trade networks without participation of the ruling classes। अब इस तरह के जो सिस्टम्स हैं ट्रेड नेटवर्क के जो व्यापारियों ने डेवलप किए, इनमें रूलिंग क्लासेस का कोई पार्टिसिपेशन, कोई रूल नहीं था, राजा के कोई रूल्स नहीं चलते थे इसमें। जैसा हमने देखा भी, मारवाड़ीज ने खुद का अपना सिस्टम बना लिया था इंडिया में, तो ट्रेडिंग क्लास ने ये अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप किया था। नाउ टेम्पल्स एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर भी चुके हैं। टेम्पल्स जैसे आज आप मंदिर देखते हैं, पहले इस तरह के टेम्पल्स नहीं होते थे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर होते थे। बहुत सारे टेम्पल्स दे वर मोर दैन सेंटर्स ऑफ वर्शिप, वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ या फिर लर्निंग की पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही, या फिर सोशल इंटरेक्शन, लोग मिलजुल रहे हैं, या फिर आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ उसी का सेंटर वो नहीं थे। दे ऑल्सो क्रिएटेड इकोसिस्टम विद बसलिंग मार्केट्स, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, बहुत सारे लोग टेम्पल्स के आसपास ही बसे होते थे, वहाँ की बहुत बिजी मार्केट्स होती थी, रूलिंग क्लासेस डोनेट करती थी लैंड और वेल्थ, पैसे भी डोनेट करती थी टू टेम्पल डीटीज। उस टेम्पल मंदिर में जो देवी देवता है उनके लिए ज़मीन देते थे, राजा दान देते थे। हेल्ड इन ट्रस्ट बाय टेम्पल मैनेजर्स हु डेवलप्ड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो जो
जितना भी पैसा मिला है वो टेम्पल के जो मैनेजर्स हैं वो लोगों की भलाई के लिए खर्च करते थे, डेवलप करते थे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर दिया उन्होंने लोगों की सिंचाई के लिए, टैंक्स डेवलप कर दिए, पिलग्रिमेज अकोमोडेशंस, लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनके रहने की जगह बना दी, धर्मशालास या फिर छत्रम जिनको कहते थे। टेम्पल्स प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विद क्रेडिट, टेम्पल्स जो मर्चेंट्स व्यापारी होते थे उनको क्रेडिट उधार भी देते थे, लोन देते थे, एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मैरीटाइम ट्रेड। इतने बड़ा रोल था टेम्पल्स का, जो समुद्री व्यापार होता था इवन दूसरे देशों से भी, या फिर जो इंटरनल ट्रेड होता था एक देश के अंदर ही, उसको वो फंड भी करते थे, मतलब जो भी मॉनेटरी हेल्प है, पैसों की हेल्प है, वो करते थे। वाइल अर्ली पीरियड सॉ प्रोस्पेरिटी, स्टार्टिंग का जो पीरियड रहा उसमें जो पीजेंट्स हैं, हमारे लोग हैं, इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पेरस हुई, लोग उस टाइम पर वेल्दी थे, मनी थी उनके पास, इनफ फूड था, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था। द लेट 1600s विटनेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस, लेकिन बाद में आप देखेंगे 1600s लेट में 1670 1680s में उस टाइम पर इकोनॉमिक स्ट्रेस रहा। उस टाइम पर टैक्सेस बहुत हाई हो गए, लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, ट्रेड करना, व्यापार करना मुश्किल हो गया, पैसे नहीं थे लोगों के पास, खाने के लिए इनफ फूड नहीं था, इसी से इकोनॉमी बनती है। पीजेंट्स वर ऑफन लेफ्ट विद अ स्मॉल शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस, पीजेंट्स किसान जो भी उगाते थे ज़्यादातर तो टैक्स में ही उनको देना पड़ता था, उनके पास प्रोडक्शन का बहुत थोड़ा सा पार्ट रहता था। आफ्टर टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू इंटरमीडियरी पार्टीज, बीच में डायरेक्ट राजा क्योंकि टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, राजा ने एक पर्सन अलॉट कर दिया कि आप यहाँ से टैक्स लेंगे, उस पर्सन ने कोई थर्ड पर्सन को वो जॉब दे दी, अब उसने यहाँ से लिए, मान लीजिए 100 क्विंटल्स अनाज हुआ किसी पर्सन के पास, तो 70 इसने ले लिया, सिर्फ 30 उसके पास बचा। अगर राजा ने 20 बोला है तो ये 70 लेगा, नेक्स्ट उसको ये 40 देगा, 20 अपने पास रख के राजा को 20 देगा। तो बीच में क्योंकि इतने सारे इंटरमीडियरीज हो गए थे, उन सभी को टैक्स पे करना पड़ता था, पेमेंट करनी पड़ती थी, तो किसानों के पास प्रोडक्शन का थोड़ा सा ही हिस्सा बचता था। दिस कॉज्ड मेनी टू लूज देयर लैंड, कई बार जो वो पे नहीं कर पाते थे टैक्स को, उनकी जमीन छीन ली जाती थी, कईयों की जमीन चली गई, और बहुत सारे उनमें से बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मजदूर में क्या होता है कि अगर आप अपना उधार नहीं चुका पाए, आपने मान लीजिए टैक्स देने के लिए या फिर कुछ फसल उगाने के लिए लोन ले लिया किसी से, अगर आप वो नहीं पे कर पाते हैं, जमींदार से आपने पैसे ले लिए, तो फिर आपको जमींदार के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा जब तक आपका लोन चुकता नहीं हो जाता, और वो अक्सर पूरी लाइफ में नहीं होता था। तो उसको कहते थे बॉन्डेड लेबर। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट craftspeople people and laborers too often faced harsh economic conditions. हिस्टोरियंस बताते हैं कि इंडिया में जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, कारीगर थे, या जो काम करने वाले लेबरर्स थे, उनको भी बहुत हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ा। उनके पास भी इतना इनफ मनी नहीं होती थी कि वो अपना गुजारा कर सके। इंडिया वॉज स्टिल अ लैंड ऑफ अबंडेंस एज टेस्टिफाइड बाई मैनी अरब एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया में रिसोर्सेज कम हो गए थे या फूड नहीं बचा था या फिर वेल्थ, पैसे कम हो गए थे। इंडिया में अभी भी इंडिया को लैंड ऑफ अबंडेंस कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत जो फर्टाइल लैंड थी, यहाँ के जो मार्केट्स थे वो बहुत प्रॉस्पेरस थे, जैसे कि अरब से और यूरोपियन कुछ ट्रैवलर्स आए, उन्होंने मेंशन किया है। बट द वेल्थ वॉज लार्जली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स, कोर्टियर्स, हाई ऑफिशियल्स एंड द मर्चेंट क्लास। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो पैसा था, जो वेल्थ थी, वो रूलर्स के पास थी, उनके जो कोर्टियर्स दरबारी थे उनके पास थी, जो हाई रैंक पर ऑफिशियल्स थे उनके पास थी, और मर्चेंट क्लास के पास थी, जो व्यापार करते थे उनके पास थी। आम लोग जैसे आर्टिसंस हुए, लेबरर्स हुए, किसान हुए, इनके पास ये इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी पहले सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, बाद में इन सब से छीनकर टैक्स बढ़ा दिए, इन सब की ज़मीनें ले ली, ऑफिशियल्स के पास पैसा हो गया, जमींदारों के पास हो गया, मर्चेंट क्लास के पास चला गया, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग कर ही रहे थे। मर्चेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा स्टार्टिंग में कि उनके अपने खुद के रूल्स होते थे, वो किसी भी उनके काम में किसी भी रूलिंग क्लास का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो इसलिए मर्चेंट्स अमीर हो गए। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर, बहुत फ्रीक्वेंटली युद्ध होते रहते थे। इन एडिशन कॉज्ड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली जहाँ पर वो काम कर रहे थे, जहाँ उनकी ज़मीन थी, खेती करते थे, उसको छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ता था, दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। एट द लेवल ऑफ
द कॉमन पीपल, आम लोगों के लेवल पर अगर हम देखें, देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ क्लैशेस, तो वहां पर भी उनके बीच में झगड़ों के, क्लैशेस के कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं कि उनके बीच झगड़े होते थे, स्पेशली खास तौर पर ओवर सेक्रेड साइट्स, जो कुछ उनके धार्मिक स्थल है उनको लेकर आम लोगों में कभी कभी झगड़े होते थे। दैट हैज बीन डेसिक्रेटेड और डिस्ट्रॉयड अंडर द रूलर सैंक्शन, किसी रूलर के टाइम पर उनके किसी धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो उसके लिए लोगों में आपस में क्लैशेस रहते थे, बट बाय एंड लार्ज, लेकिन ज़्यादातर पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज लिव्ड पीसफुली साइड बाय साइड, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग साथ में पीसफुली, शांति से रहते थे। इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट थे ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। इवन एज मोस्ट रूलर्स अक्रॉस इंडिया पेट्रोनाइज्ड द आर्ट्स, हमने पहले भी देखा इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थे जो आर्ट को पेट्रोनाइज करते थे, उसका सपोर्ट करते थे। कम्युनिटीज टू स्ट्रोव टू मेंटेन और रिवाइव देयर ट्रेडिशंस, और कम्युनिटीज ने भी बहुत हार्ड वर्क किया, उनका जो ट्रेडिशन था, जो परंपराएं थी, उनको बचाए रखने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। मैनी ऑफ विच अडाप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और बहुत सारी कम्युनिटीज ने जो बदलते हुए सर्कमस्टांसेस थे उनके साथ खुद को ढाल भी लिया। कुछ ने कोशिश की पुराने ट्रेडिशंस को बचाए रखने के लिए, कुछ नए के अकॉर्डिंग ढल गए। Among those cultural traditions, a fair degree of interaction resulted in creation of a shared heritage. तो उसकी वजह से कुछ नए कल्चर को मान रहे हैं, कुछ पुराने को ही अब तक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पुराने कल्चर को ही, परंपराओं को मेंटेन कर रहे हैं। तो उन कम्युनिटी में सभी तरह के लोग रह रहे हैं, जब उनमें इंटरेक्शन हुआ तो एक शेयर्ड हेरिटेज का क्रिएशन हुआ, मतलब एक ऐसा नया कल्चर, एक ऐसी नई संस्कृति देखने को मिली जिसमें पुराने भी कुछ ट्रेडिशंस थे और कुछ नए भी थे। थ्रू इट ऑल इंडिया एंड्योर्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस ऑन द होल, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली इंडिया प्रॉस्पेरस ही रहा। यहाँ की जो हमारी आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो अच्छी रही, लोगों के पास वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे, ट्रेड एक्टिव रहा उसमें, बट ऑफन पॉलिटिकली अनस्टेबल, लेकिन पॉलिटिकली वो अनस्टेबल रहा। रूलर्स के बीच में वॉर्स होते रहे, रूलर्स बदलते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, कई बार कोई बहुत सारी नई डायनेस्टीज उभरी, वो खत्म हो गई, कोई नई डायनेस्टीज आई, पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा, लेकिन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस करती रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंट रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप, ये जो पीरियड था जिसमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत फ्रीक्वेंटली, अक्सर बदलता रहा, उसकी शेप चेंज होती रही। इंडिया फेस्ड सीरियस चैलेंजेस, इंडिया ने बहुत सीरियस चैलेंजेस को फेस किया, बट सर्वाइव्ड, लेकिन सर्वाइव किया। हमारी जो संस्कृति है, भारत देश है, वो बना रहा। इट इज अ टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप, लेकिन ये सिर्फ हार्डशिप, कठिनाइयों की कहानी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ रेजिलियंस, लेकिन रेजिलियंस की भी है। रेजिलियंस मतलब किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकलना, जल्दी से बाउंस बैक करना, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करना, एक तरह से स्ट्रांग होने की और चैलेंजेस को अच्छे से फेस करने की भी ये स्टोरी है। थ्रू द स्वॉर्ड व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, जब जरूरत पड़ी हमें, जिन ओकेजन ने डिमांड किया, वहां पर हमने स्वॉर्ड से भी काम लिया, फाइट भी किया, स्वॉर्ड मतलब तलवारों से काम लिया, बट ऑल्सो थ्रू फ्रेश क्रिएशन इन आर्ट, लेकिन जब समय आया तो नए आर्ट में नए क्रिएशन हुए, लिटरेचर में जो साहित्य है उसमें नई चीज़ें डेवलप हुई, स्पिरिचुअलिटी एंड टाइमलेस वैल्यूज़, और ऐसी वैल्यूज़ हमने डेवलप की जो टाइमलेस है, जो कई जनरेशन तक इवन आज भी इम्पॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। तो ये था आपका चैप्टर, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, लोगों की लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। स्टार्टिंग में वैसे पॉलिटिकल पावर्स बहुत शिफ्ट होती रही 13 to 17 सेंचुरी, जिनको हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इकोनॉमिकली हमने बहुत वाइब्रेंट एक्टिविटीज़ देखी, और उसका सारा क्रेडिट जाता है एग्रीकल्चरल फाउंडेशन को, हमारे आर्टिसनल इंडस्ट्री जो इतना थ्राइव कर रही थी, ग्रो कर रही थी, कुछ कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमीज थी, लोग जो साथ में मिलकर कम्युनिटी में रहते थे, कुछ टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज थी, टेम्पल के अराउंड जो इकोनॉमीज डेवलप हुई, और एक्सटेंसिव हमारा दूर तक फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क। फिर हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था, लोकल लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। जैसे लोकल लोगों की कुछ गिल्ड्स थी, श्रेणीज थी, जाति थी, जो प्रोफेशनल काम करते थे उनकी एक जाति होती थी। क्रेडिट का सिस्टम था जो लोकल लोग लेवल पर ही लोग मैनेज कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो पूरे वर्ल्ड का वेल्दिएस्ट रीजन्स में से एक रहा है।
फिर आपको बताया गया सल्तनत के टाइम पर किस तरह से काम हुआ लोगों के वेलफेयर के लिए, करेंसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, एग्रीकल्चर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, लेकिन लोगों को टैक्स भी बहुत देना पड़ा। स्टार्टिंग में कुछ ये 1/5 तो रहा ही, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ रूलर्स ने इसको हाफ तक कर दिया, आधा पार्ट आपको सीधा सरकार को देना होता था जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका। लेकिन इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो गया था। अच्छा, ये हमने एक छोड़ दिया, ये विजयनगर लैंड ग्रांट है जिसको इंस्क्राइब कराया जाता था, एक तरह से खोद कर लिखा जाता था कॉपर प्लेट्स के ऊपर। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मॉडर्न डे प्रॉपर्टी डीड्स। आजकल जो प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं बिल्कुल उसी के तरह ये होता था। खैर, लोगों ने बहुत सारी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट थे। कोई रीजन बहुत प्रॉस्पेरस था, कहीं पर प्रोडक्शन कम हो रहा था, लोग हार्डशिप को फेस कर रहे थे, बहुत सीवियर अकाल भी आए इस टाइम पर। और वो डिपेंड किया कि रूलर कितना बेनेवलेंट है, कितना दयालु है। वो टैक्स में कंसेशन देता है तो ठीक है, अदरवाइज लोगों को भूखा मरना पड़ा। बहुत जो लोग हैं उन्होंने अपनी लैंड को खो दिया, बॉन्डेड लेबरर्स उनको काम करना पड़ा। और एग्रीकल्चर में फार्मिंग के साथ साथ जो यहाँ के क्राफ्ट पीपल थे वो भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वेपन से लेकर यूटेंसिल से लेकर ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज तक, जिनकी बहुत डिमांड थी बाहर की मार्केट में। तो यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था इंडिया से, इंपोर्ट हम बहुत कम चीज़ें करते थे। कुछ हमारे कोस्टल और रिवर साइड टाउन्स थे जहाँ पर बाद में अरेबिया से, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से मर्चेंट्स आकर यहीं पर रहने लगे, जिससे ट्रेड एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्योंकि ट्रेडिंग के लिए पैसे लेकर जाने पड़ते थे जिनके चोरी का खतरा रहता था, तो एक हुंडी सिस्टम डेवलप कर दिया मर्चेंट्स ने, जो आपस में ट्रेड करते थे, उनके ट्रस्ट पर ये बेस था। कुछ ट्रेड कम्युनिटीज आई जैसे कि मारवाड़ी, जिन्होंने खुद का सिस्टम बना लिया जो कि ऑफिशियल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं था, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। देन लेट 1600s के बाद कुछ इकोनॉमिक स्ट्रेस हमें देखने को मिला। ऐसा नहीं कि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। अरब और यूरोपियन ट्रैवलर्स जो आते थे वो कहते थे कि इंडिया अभी भी लैंड ऑफ अबंडेंस है, लेकिन अब जो वो वेल्थ है वो सबके पास बराबर नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड हो गई है। कुछ लोग ही ज़्यादा अमीर होते गए, रूलर्स, कोर्टियर्स, हाई ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, और जो वर्कर क्लासेस हैं वो चाहे किसान हो या फिर लेबरर्स हो, क्राफ्ट्स पीपल हो, उनके पास रिसोर्सेज कम हैं। ज़्यादा टैक्स का रेट ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से कई बार उनको अपना काम छोड़ना पड़ा जब वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। अगर कहीं से पैसा ले लिया काम को चलाने के लिए तो फिर उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि ज़मींदार्स को वो पे बैक नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से फ्री में उनके लिए काम करना पड़ता था। अगर हम लोगों के बीच में सोशल लाइफ कैसी थी उसको देखें तो कॉमन लोगों, कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पर क्लैशेस हुए लोगों के बारे में, स्पेशली सेक्रेड साइट्स को लेकर। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया में डिफरेंट फेथ्स को मानने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले आम लोग शांति से आप रहते थे, आपस में एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट थे। देन कुछ लोग इंडिया में पुराने ट्रेडिशंस को ही मानते रहे, अपनी जो संस्कृति थी उसको रिवाइव किया, कुछ ने बदलते हुए सर्कमस्टांसेस की वजह से खुद को ढाल लिया। तो एक जो नई हमारी संस्कृति बनी उसको आप शेयर्ड हेरिटेज कह सकते हैं। पुरानी चीज़ें भी उसमें देखने को मिलते हैं, और जो बदलाव हुए उसके अकॉर्डिंग जो उनकी ट्रेडिशंस में चेंजेस आए वो भी हमें देखने को मिलते हैं। एक मिलीजुली संस्कृति रही भारत की, और इन सभी चीज़ों के बीच बना रहा हमारा देश भारत, जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पेरस था, समृद्ध तो था ही, लेकिन पॉलिटिकली वो अनस्टेबल रहा। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बदलती रही, रूलर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप की शेप चेंज होती रही। इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन फिर भी सर्वाइव किया, वो जीवित रहा और आगे बढ़ा। तो हमारे देश की जो कहानी है वो सिर्फ हार्डशिप की, कठिनाइयों की ही नहीं है, बल्कि रेजिलियंस की भी है। हमने कठिनाइयों से ऊपर उभर कर जल्दी बाउंस बैक भी किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब सिचुएशन ने डिमांड किया तो तलवारें भी उठाई, लड़ाइयाँ भी की, लेकिन साथ ही साथ आर्ट में, लिटरेचर में, स्पिरिचुअलिटी और जो हमारी कभी न खत्म होने वाली टाइमलेस वैल्यूज़ हैं वो भी क्रिएट की। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।